हेट मंगाओ, मक्खियाँ घूम रही है मैं ऐसे। गुड मॉर्निंग सभी को, कैसे हैं आप सभी। आईबीटी में आज फिर से आपका स्वागत है। एंड जैसा कि हम आपके लिए करंट अफेयर्स का जो आपका सेशन है वो लेके आते हैं, आज फिर से आपके सामने लेके आए हैं। 24 जन से 30 जन तक का जो न्यूज़ है वो हम आज पढ़ेंगे, समझेंगे। तो सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट आपके सामने पॉइंट है, फर्स्ट न्यूज़ आपके सामने है। केरला गेट्स इट्स फर्स्ट एवर साइंटिफिक बर्ड एटलस। जो केरला गवर्नमेंट है या केरला स्टेट है, उनके पास क्या आ गया है, पहला साइंटिफिक बर्ड एटलस आ गया है। मीन्स एक ऐसी किताब बना दी है जिसमें वहां पे जितने पक्षी हैं, जितनी आपकी चिड़िया हैं, जितने बर्ड्स हैं, सबका इंफॉर्मेशन है भाई साहब। तो ये आपका एटलस, जैसे आपको पता है एटलस जो आपकी है वो मैप का काम करती है। आप मैप देखते हैं, वर्ल्ड मैप देखते हैं, उसमें इंडिया का मैप देखते हैं, दुनिया में कौन से कॉन्टिनेंट है, कहाँ कहाँ पे क्या कौन कौन सा देश है, सब एटलस में बताया जाता है। वैसे ही ये जो एटलस है वो किसकी है, बर्ड्स की है, पक्षियों की है। एंड जिसको कि साइंटिफिक तरीके से डिजाइन किया गया है। समझते हैं पॉइंट क्या है इसमें। Kerala Bird Atlas, first of its kind state-level bird atlas in India, has created solid baseline data about distribution and abundance of bird species across all major habitats, giving an impetus to futuristic studies. कहा कि जो आपका बर्ड एटलस है वो एक जो साइंटिफिक तरीके से उसको बनाया गया है, तैयार किया गया है, जो कि जितने भी पक्षी हैं वहां पे उस स्टेट में सबका डाटाबेस इसमें दिया गया है कि कौन कौन सा पक्षी है, कहाँ से, कौन सी क्लास से है, वो क्या स्पेसिफिकेशन है, सब बात बताया गया है, जो कि भविष्य में बहुत ही पढ़ाई के लिए उपयोगी साबित होगा। इट इज बीइंग कंडक्टेड एज ए सिटीजन साइंस ड्राइवन एक्सरसाइज विद पार्टिसिपेशन ऑफ ओवर 1000 वॉलंटियर्स ऑफ द बर्ड वॉचिंग कम्युनिटी। कहा कि इसमें कितने वॉलंटियर्स ने हिस्सा लिया, 1000 वॉलंटियर्स ने हिस्सा लिया है। एंड साइंटिफिक तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। तो आपके जो वॉलंटियर्स, आपको पता है कि अपनी इच्छा से जो आपका जो चीजों में आपके आना चाहते हैं बच्चे या यूथ, वो आपके वॉलंटियर्स कहे जाते हैं। तो 1000 ऐसे बच्चों ने, ऐसे यूथ ने पार्टिसिपेट किया है कि भाई वो इस काम में उनको सहयोग देना चाहते हैं और साइंटिफिक तरीके से इसको किया गया है। KBA has been prepared based on a systematic survey held twice over 60 days year। कहा कि ये जो आपका सर्वे है ये आपका एक साल में राष्ट्रीय संपन्न किया है। एंड पीछे भी कुछ टाइम से चल रहा था, ट्वाइस ओवर 60 डेज, आपका 60 दिनों के अंदर इसको दो बार ऐसा संपन्न किया गया, जिसमें कि जो भी पक्षी हैं, जो भी बर्ड्स हैं, उनका काउंटिंग किया गया, उनकी स्पेसिफिकेशन कहाँ कहाँ पे, कौन कौन से क्षेत्र में, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में वो आती हैं, कहाँ कहाँ से आती हैं, कौन कौन सी क्लास है, कौन कौन सी कैटेगरी है, सारा इस एड्रेस में बताया गया है, समझाया गया है, ताकि आने वाला जो पढ़ाई का भविष्य है वहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन से हम फायदा उठा पाएं। आगे बढ़ते हैं, सेकंड न्यूज आपके सामने आ गया है। इंडिया रैंक्स 85 ऑन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स फॉर 2021। कहा कि इंडिया का जो रैंक है वो 85 आ गया है। जो भी इंडेक्स आता है वो इंपोर्टेंट बनता है, एग्जाम में आपको दिखाई देगा। यहां पे कौन सा इंडेक्स है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स यहां पे दिया है, 85 रैंक है इंडिया का। आपको ध्यान रखना है, दिमाग में छाप लेना है, इंडिया का रैंक कितना है, 85। कौन सा इंडेक्स है, करप्शन इंडेक्स है 2020। अभी वन का पूरा डाटा यहाँ पे 2022 में लॉन्च किया है इन्होंने, और इंडिया का रैंक है 85। बहुत बड़ा न्यूज है, ध्यान रखना है, बहुत बड़ा इंडेक्स है। समझते हैं पॉइंट क्या है इसमें। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हैज रिलीज्ड इट्स न्यू रिपोर्ट द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021। कहा इसको छापा है, इसको इशू किया है किसने, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो संस्थान है उन्होंने इशू किया है। India's rank improved one place to 85 among 180 कंट्रीज। कहा कि इंडिया का जो रैंक है वो अच्छा हुआ है, कितना, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं हुआ, एक रैंक अच्छा हुआ है। तो पहले 86 के आसपास था, अभी 85 हुआ है, वन प्लेस से हमने इंप्रूवमेंट किया है। 180 देशों का ये डाटा प्रेजेंट किया गया है। एक्सेप्ट भूटान, ऑल ऑफ इट्स इंडियाज नेबर आर रैंक्ड बिलो इट। भूटान को छोड़ दिया जाए तो जो भी जितने पड़ोसी देश हैं हमारे, सभी हमसे नीचे हैं, लेकिन भूटान हमसे ऊपर है। तो ये भी तो हमसे नीचे होना चाहिए ना, एक भी देश क्यों आगे हो हमसे। जो बेटर है, सबसे अच्छाई है, सबसे बढ़िया चीज है, उसमें हम ज्यादा अच्छे होने चाहिए। तो क्या है कि भूटान हमसे यहाँ पे ऊपर है। डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे टॉप्ड द लिस्ट विद द हाईएस्ट स्कोर। कहा कि सबसे ज्यादा जो पॉइंट्स हैं वो डेनमार्क है, फिनलैंड है, न्यूजीलैंड है, नॉर्वे है।
इन्होंने टॉप किया है, इनके काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं इस इंडेक्स में। कोई भी इंडेक्स होता है तो कैसे डिज़ाइन करते हैं उसको, बहुत सारे मापदंड होते हैं, बहुत सारे उसके स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसके बाद उसको बनाया जाता है। इसमें कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं कि भाई इतना पॉइंट इस देश का इकोनॉमी का है, इस बेस पे है। तो यहाँ पे आपका ये करप्शन, आपको पता है भ्रष्टाचार, आपको पता है इंडिया में तो थोड़ी सी समस्याएं इससे जुड़ी होती हैं। द इंडेक्स यूजेस ए स्केल ऑफ 0 to 100 टू रैंक सीपीआई। कहा कि इंडेक्स में 0 से 100 तक पॉइंट दिए गए हैं। सीपीआई क्या है यहाँ, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। सीपीआई फुल फॉर्म दे दी है वहां पे ऊपर, और नीचे शॉर्ट फॉर्म आपको दिया है। वेयर 0 इज द हाईली करप्टेड एंड 100 इज वेरी क्लीन। जो कि कहा कि 0 क्या है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा करप्शन है, और 100 क्या है, 100 पॉइंट है तो आपके क्या है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा करप्शन नहीं है, साफ एकदम वहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं है, अच्छे पॉइंट्स हैं। तो उसके ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल लॉ गेव इंडिया ए सीपीआई स्कोर ऑफ 14। जो ट्रांसपेरेंसी जो इंटरनेशनल है उसने इंडिया को कितने पॉइंट्स दिए हैं, 40 पॉइंट्स दिए हैं, 40 पॉइंट्स। ये भी ध्यान रखना कि इंडिया को कितने पॉइंट दिए हैं संस्थान ने, 40 पॉइंट दिए हैं। इंडिया का रैंक कितना है, 85 है। बढ़ते हैं इसी के साथ, नेक्स्ट न्यूज आपके सामने है। नेशनल रेगुलेटर अप्रूव्स सीएमए ऑफ 2 कोविड-19 वैक्सीन। जो नेशनल रेगुलेटर है उसने आपका मान्यता दे दी है, अप्रूवमेंट दे दिया है, 2 वैक्सीन है उसको आप मार्केट में लेके आएंगे एंड कॉमन जनता के लिए उपलब्ध आसानी से हो पाएगी। समझते हैं पॉइंट और क्या दिए हैं इसमें। नेशनल रेगुलेटर ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया हैज गिवन नोट टू कंडीशनल मार्केट ऑथराइजेशन ऑफ 2 कोविड-19 वैक्सीन, कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड। कहा जो डीसीजीआई है, देखो डीसीजीआई यहाँ पे दिया, ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया। डीसीजीआई ने क्या किया है कि जो मार्केट आपका जो मार्केट अथॉराइजेशन है उसको परमिशन दे दिया है, इन कोवैक्सीन को कोविशील्ड को, दोनों वैक्सीन को परमिशन दे दिया कि कुछ कंडीशंस में मार्केट में आ सकती हैं, लेके आ सकते हैं, इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, और वहां से जिसको दिक्कत है वो यूज कर सकता है। Subject expert committee of Central Drugs Standard Control Organization had recommended for upgradation of status for vaccine from restricted use in emergency situations। कहा जो इसका स्टैंडर्ड था पहले वो क्या था इन दोनों वैक्सीन का, इमरजेंसी सिचुएशन का स्टैंडर्ड था इसका कि भाई ये दवाई तब यूज होगी जब इमरजेंसी होगी। लेकिन अभी जो स्टेटस है इसका वो चेंज किया है। कहा जो इमरजेंसी वाला इसका स्टेटस था उसको हटा के कहा कि अभी इमरजेंसी में नहीं, आपको यदि कोई दिक्कत होती है तो मार्केट में इसको अवेलेबल करा दिया जाएगा एंड वहां से भी आप यूज कर सकते हैं। For this, firm shall submit data of overseas ongoing clinical trials of products with due analysis on a 6 monthly basis। कहा कि जो आपकी कंपनी होगी, जो संस्थाएं होंगी मार्केट पर लेके आएंगे इसको, उनको डाटाबेस सबमिट करना पड़ेगा, अपनी चीज़ें इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा एंड उसके माध्यम से क्या है उनको वहाँ पे दे दिया जाएगा एंड वो आगे मार्केट में लेके आ सकते हैं चीज़ों को। बहुत अच्छा कदम है। कोविड के केस भी कम हो गए हैं तो बेटरमेंट है, इकोनॉमी अच्छा होगा एंड जो सोसाइटी है उसमें भी थोड़ा सा जो जनता है उनको राहत मिलेगी, कोविड के केस कम होंगे तो। नेक्स्ट न्यूज हमारे सामने है, फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स फॉर 20 डिस्ट्रिक्ट्स रिलीज। कहा देखो पहला आपका जो आपका यूटी है, जम्मू कश्मीर है, उसके लिए डिस्ट्रिक्ट वाइज हम गुड गवर्नेंस इंडेक्स लेके आए हैं। मीन्स जम्मू कश्मीर में जितने भी आपके डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पे कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितना अच्छा प्रशासन है उसके हिसाब से डिस्ट्रिक्ट को रैंकिंग दिया गया है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज रिलीज्ड डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स फॉर 20 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कहा जो अमित शाह है हमारे क्या है, वो यूनियन होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, आपको पता है, एंड इन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए 20 डिस्ट्रिक्ट के लिए ये आपका जो इंडेक्स है वो इशू किया है कि कहाँ पे कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट अच्छा काम कर रहा है, फर्स्ट पे कौन है, सेकंड पे कौन है, उसके बाद कौन है, रैंकिंग कर दिया है गवर्नेंस के हिसाब से, शासन के हिसाब से, प्रशासन के हिसाब से। Organized by Department of Administrative Reforms and Public Grievance and Jammu and Kashmir Institute of Management, Public Administration and Rural Development in association with Center for Good Governance Hyderabad। कहा कि इसको डिजाइन करने में किस किस संस्थान ने हेल्प दिया, किस किस संस्थान का योगदान है, तो आपका DARPG है, इस संस्थान का योगदान है, साथ में आपका जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रूरल डेवलपमेंट ये आपका संस्थान है, साथ में सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस हैदराबाद का है, इसका भी हाथ है इस इंडेक्स को डिजाइन करने में, इस इंडेक्स को बनाने में। जम्मू कश्मीर विल बिकम फर्स्ट यूनियन टेरिटरी इन द कंट्री टू हैव अ गुड गवर्नेंस इंडेक्स।
पहला यूटी बन गया है जम्मू एंड कश्मीर, जो कि जहां पे ऐसा इंडेक्स उन्होंने इशू किया है, जारी किया है कि जहां पर डिस्ट्रिक्ट वाइज आपकी चीजें बताती हैं। अब ये यहाँ पे ध्यान रखना कि मैं एक चीज यहाँ पे जोड़ता हूँ कि जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पे नंबर 1 पे आया है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ पे नहीं दिया है, कोई बात नहीं है, यहाँ पे कहा कि जम्मू जो है, ये जो आपका डिस्ट्रिक्ट का रैंकिंग जम्मू एंड कश्मीर में हुआ है, उसमें जम्मू जो डिस्ट्रिक्ट है वो नंबर 1 पे है, उसके बाद दुआबा है और भी जो डिस्ट्रिक्ट है नीचे धीमे धीमे, लेकिन नंबर 1 पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, जम्मू है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज आपके सामने, एंजाइटीज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्राइज चाइल्ड्स वर्ड्स ऑफ द ईयर। कहा कि ऑक्सफोर्ड जो यूनिवर्सिटी है, कहाँ पे है, इंग्लैंड में है भाई साहब, कहाँ पे, इंग्लैंड में है। ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, कहाँ पे, यूके इंग्लैंड में है सब। तो कहा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कहा कि वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा है, तो एंजाइटी को कहा है, अनाउंस किया है। एंजाइटी, ये तो आप सभी हम सभी यूज करते हैं, बहुत ज्यादा कॉमन वर्ड है एंजाइटी। भाई कोई भी दिक्कत होती है तो कहते हैं कि एंजाइटी हो रही है हमें, तो दिक्कत घबराहट हो रही है हमें, ऐसा आप कॉमन वर्ड यूज करते हैं। तो बच्चों के द्वारा जो एक वर्ड इशू के, ऑक्सफोर्ड ने कहा कि बच्चे जो कॉमन वर्ड यूज करते हैं बहुत ज्यादा, वो एंजाइटी को बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ऐसा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कहा है। अब उसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है आपके सामने। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस has declared anxiety as children's word of the year 2021 based on their recent research। अभी उन्होंने कुछ बच्चों पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए एंड उसमें बच्चों से पूछा आपको कौन कौन से वर्ड्स आपको ज़्यादा कॉमनली यूज़ करते हैं, तो बच्चों ने कहा एंजाइटी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब देखो कितना कितना है, यहाँ पे नीचे दिया है, अपार्ट फ्रॉम एंजाइटी 21%, चैलेंजिंग 19%, isolate 14%, well-being 13% and resilience 12% were the children's top 5 word। बच्चे जो हैं वहां पे यूके में, इंग्लैंड में, जो आपके बहुत ज्यादा जो शब्द यूज करते हैं, एंजाइटी 21% बहुत ज्यादा यूज करते हैं। उसके बाद चैलेंजिंग, चैलेंजिंग तो अच्छा शब्द है, चैलेंज करना चाहिए हम एक दूसरे को, लेकिन पॉजिटिव वे में। कभी कभी ऐसे भी चैलेंज होते हैं जो आपकी जान पर बनाते हैं, तो ऐसे चैलेंज हमें नहीं देने चाहिए, ना ही किसी को देने चाहिए कि जो चैलेंज जान पर बनाए। तो अपनी जान भी बचानी चाहिए, अपनी जान को भी सुरक्षित बनाना चाहिए, सेफ बनाना चाहिए, और दूसरों को भी हमें एडवाइस देनी चाहिए कि भाई आप भी सही से रहिए। चैलेंजिंग शब्द यहाँ पे 19% बच्चों के द्वारा यूज हुआ, आइसोलेट 14% यूज हुआ है, वेलबींग तो अच्छा शब्द है बहुत ही, कि आप अच्छे रहिए, बढ़िया रहिए, 13% यूज हुआ, रेजिलियंस 12% यूज हुआ है। सबसे ज्यादा जो बच्चे यूज करते हैं कौन सा, एंजाइटी यूज करते हैं। ऐसा किसने कहा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कहा है कि वर्ड ऑफ द ईयर, बच्चों का जो वर्ड ऑफ द ईयर है वो क्या है, एंजाइटी है। इसी के साथ नेक्स्ट आपके बढ़ते हैं, एक दो पॉइंट यहाँ पे और दिए, देखो 8000 चिल्ड्रंस पे आपका जो सर्वे किया गया है, 7 to 14 ईयर्स के बच्चे हैं जिन पे की सर्वे किया गया है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज पे आ गए हैं हम, साउथ मोबंग बिकम मिजोरम्स फर्स्ट ओडीएफ प्लस विलेज। कहा साउथ मोबंग जो है वो बन गया है मिजोरम का फर्स्ट ओडीएफ प्लस विलेज। समझते हैं कि ओडीएफ प्लस विलेज क्या होता है, ध्यान से सुन लेना कि ओडीएफ प्लस विलेज क्या होता है। ओडीएफ क्या है, ओपन डेफेकेशन फ्री, ओपन डेफेकेशन फ्री मीन्स खुले में शौच जाना वो पाबंद, वो बंद हो जाएगा। जैसे आपने अक्षय कुमार की मूवी थी टॉयलेट देखी थी ना आपने, वहां पे क्या है, यही बात दिखाई गई है, यही मुद्दा दिखाया गया है कि आपके पास टॉयलेट्स होने चाहिए, वॉशरूम होने चाहिए। खेतों में आप जाते हैं सुबह को, वो नहीं जाना चाहिए। खेतों में क्या होगा, खेत भी गंदे होंगे और क्या होगा, गंदगी आपको दिखाई देगी। क्या है, टॉयलेट आपको बनाने चाहिए, तो वही क्या है, ओपन डेफेकेशन फ्री। यहाँ पे कहा कि प्लस विलेज है, कहा कि देखो ओपन डेफिनेशन फ्री प्लस विलेज यदि बनना है किसी को तो क्या होना चाहिए, मैं आपको थोड़ा समझा दूं कि यहाँ पे ऐसा गांव होना चाहिए जहाँ पे कि हर एक घर में शौचालय हो, साथ में जो पंचायत घर है वहाँ भी शौचालय हो, साथ में जो प्राथमिक विद्यालय है गांव में वहाँ भी शौचालय हो, साथ में जो आंगनबाड़ी सेंटर है वहाँ भी शौचालय हो। तो क्या कहेंगे उसको, ओडीएफ प्लस विलेज कहेंगे, कि जहाँ पे सभी जगह शौचालय मौजूद है, वॉशरूम मौजूद है, तो वो आपका बनता है ओडीएफ प्लस विलेज। तो कहा मिजोरम का पहला ओडीएफ प्लस विलेज बना है, कौन सा, साउथ मोबंग गांव है एक। समझते हैं और पॉइंट क्या दिए हैं। साउथ मोबंग इन अबाबक ब्लॉक ऑफ एजवाल डिस्ट्रिक्ट इन मिजोरम हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द मॉडल ओडीएफ प्लस विलेज। कहा कि देखो कहाँ पे है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, एजवाल डिस्ट्रिक्ट में गांव है, कहाँ पे, एबाबक ब्लॉक के पास ये गांव है, एंड वो आपका अनाउंसमेंट किया है ओडीएफ प्लस विलेज, मिजोरम का पहला आपका ओडीएफ प्लस विलेज, इसको अनाउंस किया गया है।
The village has fulfilled all the criteria as per SBMG phase second guidelines, and all households and institutions have functional toilets and measures in place for effective management of solid and liquid waste. कहा कि यहाँ पे क्या है, सभी कुछ मैनेजमेंट बढ़िया से हो रहा है, चाहे वो सॉलिड वेस्ट है चाहे वो आपका लिक्विड वेस्ट है, तो दोनों ही प्रॉपर मैनेजमेंट है और सभी के पास वॉशरूम मौजूद है। देखो एक वॉशरूम की पिक्चर दिखाई हुई है, देखो आपको यहाँ पे सामने एक वॉशरूम की पिक्चर दिखाई हुई है। यहाँ पे देखो ये आपके सामने एक पानी की टंकी रखी हुई है, साथ में यहाँ पे क्या है वॉशरूम है कि आपका जो क्या है कि यहाँ पे ये आपको दिखा, पिक्चर्स भी यहाँ पे आपके लिए दी जाती हैं ताकि आपको ज़्यादा मजा आए, ज़्यादा आनंद आए समझने में। आगे दिया है it has a population of 649 individuals from 116 households and emerged as the first ODF plus village in the state of Mizoram। कहा 649 की यहाँ पे जनता है एंड 116 के आसपास यहाँ पे परिवार हैं, उन सब पे यहाँ पे क्या किया, सब के पास वॉशरूम है। तो बढ़िया है भाई, 100 मकान है तो वॉशरूम हो सकता है ना, छोटा सा गांव है 100 मकान है, वहाँ पे सभी के पास वॉशरूम बनाया जा सकता है, बना हुआ है। समझते हैं, नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। आपके सामने है विनोद राय अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। यूनिटी जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसके नए चेयरमैन बन गए हैं। कौन बने हैं? विनोद राय का अपॉइंटमेंट हो गया है। समझते हैं क्या है, देखो फॉर्मर कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी बहुत बड़ा पद है, आपको वही है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी। तो ये क्या कहते थे पहले, सीएजी के अध्यक्ष थे पहले विनोद राय, ये अभी चेयरमैन बने हैं यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के। विनोद राय हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंडिपेंडेंट चेयरमैन ऑफ यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो आपके ये चेयरमैन बन गए हैं। उसी के बाद बताया है ही इज ए फॉर्मर आईएएस ऑफिसर, देखो बहुत बड़े 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 पदों पर रहे हैं, आईएएस ऑफिसर भी रहे हैं, सीएजी के अध्यक्ष भी रहे हैं, विद एक्सपीरियंस इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कॉमर्स, डिफेंस एज वेल एज फेडरल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। क्या कि देखो छोटा मोटा एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत एक्सपीरियंस है। कौन सा? आईएएस भी रहे, सीएजी के अध्यक्ष भी रहे, फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी रहे, डिफेंस मिनिस्ट्री में भी कुछ टाइम तक बने रहे, साथ में स्टेट के कुछ जो संस्थान है वहाँ भी इन्होंने कुछ योगदान दिया, कुछ प्राइवेट संस्थान है वहाँ भी योगदान दिया। तो भैया बहुत एक्सपीरियंस है, तो अच्छा एक इंसान को हेड बना दिया है यहाँ पे। Unity Small Finance Bank has commenced operations as a small finance bank with effect from November 1, 2021 under Section 22(1) of Banking Regulation Act 1949। देखो ध्यान रखना यहाँ पे बैंकिंग एक्ट कब बना है, ये कभी कभी एग्जाम में पूछता है। तो बैंकिंग एक्ट बना है 1949 में। तो आपका जो यूनिटी जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये आपका इसने काम करना स्टार्ट किया है नवंबर 1, 2021 से। एंड कौन से जो सेक्शन के हिसाब से काम कर रहा है, ये बैंकिंग एक्ट का कौन सा सेक्शन है, 22(1) सेक्शन है, जिसके हिसाब से ये इसको परमिशन दिया गया है कि आप आपका जो फाइनेंसिंग का काम है वो आप कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है गवर्नमेंट को एंड आरबीआई को, बैंकिंग सिस्टम को। नेक्स्ट न्यूज आपके सामने है पुष्प कुमार जोशी टू बी न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एचपीसीएल। एक और अपॉइंटमेंट आपके सामने है, एचपीसीएल का अपॉइंटमेंट आ गया है कि एचपीसीएल के नए एमडी बन गए हैं। कौन? पुष्प कुमार जोशी बन गए हैं भाई साहब। अब समझते हैं इनके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है। पुष्प कुमार जोशी हैज बीन सेलेक्टेड बाय द पीईएसबी एज द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो एचपीसीएल का नाम यहाँ पे फुल फॉर्म आपके सामने देती है। एंड कहा कि पुष्प कुमार जोशी इसके चेयरमैन एंड एमडी बन गए हैं। जोशी इज करंटली डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्स एट एचपीसीएल। अभी एचपीसीएल में ही क्या थे, वो एचआर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर थे, अभी क्या है पूरा चेयरमैन बन जाएंगे वो। The recommendation will now go to the appointment committee of the cabinet headed by Prime Minister नरेंद्र मोदी। तो आपकी जो कमेटी जिन्होंने इनको अपॉइंटमेंट दिया वो उसको हेड किया मोदी साहब ने, एंड तब इनको अपॉइंटमेंट दिया गया है। He will replace मुकेश कुमार सुराना who supernots on April 30 this year। कहा ये किसकी जगह पर बैठेंगे, तो आपके मुकेश कुमार जो थे उनकी जगह पर ही बैठेंगे, जो कि कब हटेंगे, अप्रैल 30 को इस साल हट जाएंगे वो। देखो अभी अपॉइंटमेंट हुआ है, बैठे नहीं है, मींस नाम दे दिया कि भाई आगे से बैठे, कब से, 30 अप्रैल के बाद ही बैठेंगे इस पद पर। HPCL is nation's third largest oil refinery and fuel marketing company। गुड मॉर्निंग जो भी सभी जुड़े हुए हैं बच्चे, सभी गुड मॉर्निंग। एंड
आप जुड़े रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। जो भी कमेंट कर रहे हैं अच्छे से कमेंट करिए, बढ़िया से आप सुनिए, समझिए, सीखिए चीज़ों को। एंड जितना सीखोगे उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा, जितना सीखोगे उतना नॉलेज बढ़ेगा। मैं आपको यदि अमेंडमेंट पॉलिटी की कुछ चीज़ें कहेंगे, अमेंडमेंट पढ़ने, अमेंडमेंट मैं आपको पढ़ा दूंगा, संशोधन जितने पढ़ने हैं, अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन में कितने हुए, संशोधन कितने हुए, सब पढ़ा दूंगा। टेंशन ना लो आप, जो भी पढ़ना है पढ़ो बस। सब सभी के सभी पढ़ो, इतिहास पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, क्या पढ़ना है बस आप पढ़िए मेहनत से। अभी हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, वापस आते हैं करंट अफेयर्स पे। कहा HPCL इज द नेशंस थर्ड लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनिंग एंड फ्यूल मार्केटिंग कंपनी। कहा HPCL क्या है, आपकी थर्ड, आपकी सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है देश की। आपको पता है देश में कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ऑयल एंड गैस की, तो यहाँ पे जो HPCL है वो भी काफी बड़ा है, थर्ड नंबर पे आता है इंडिया में। नेक्स्ट न्यूज आपके सामने है, विप्रो अपॉइंट्स बद्रीनाथ श्रीनिवासन एज मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर साउथ ईस्ट एशिया। तो कहा कि आपका जो विप्रो का, आपके जो विप्रो है, विप्रो कंपनी बहुत बड़ी कंपनी आपको पता है। तो कहा विप्रो ने जो अपॉइंटमेंट दिया है किसको, बद्रीनाथ श्रीनिवासन को आपका अपॉइंटमेंट दिया है। किस पद पे वो बैठेंगे, MD बनेंगे साउथ ईस्ट एशिया के। आपको पता है विप्रो है, TCS है, इन्फोसिस है, बहुत बड़ी कंपनियां हैं और दुनिया में बहुत सारी जगह इनके ऑफिस हैं, MNC से सारी सारी जबरदस्त काम किया है भाई साहब IT ने, विप्रो IT सेक्टर में विप्रो ने, TCS ने, इन्फोसिस ने, HCL ने, सभी जबरदस्त नाम कमाया है देश का और दुनिया में इन्होंने ब्रांचेस स्थापित की हैं। तो विप्रो ने बद्रीनाथ श्रीनिवासन जो है इनको क्या बना दिया है, MD बना दिया है। कहाँ का भाई, साउथ ईस्ट एशिया का, साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया का आपका, इनको पूरा जितने भी कंट्री है साउथ ईस्ट में, एशिया में, उन सब का हेड में ये रहेंगे, उन सब की चीजों को देखेंगे। Wipro Limited has appointed Badrinath Srinivasan as the MD of Southeast Asia. Southeast Asia के MD बन गए हैं। He will focus on Wipro's visions for business growth, revenue expansion, client and influencer relationships, talent development and brand building. कहा कौन कौन सी चीजों को देखेंगे, तो ग्रोथ भाई ये तो आवश्यक है ना, बढ़ना तो सभी को आवश्यक है, कंपनी भी बढ़ना चाहती है, संस्थाएं भी बढ़ना चाहती है, आप भी बढ़ना चाहते हैं, हम भी बढ़ना चाहते हैं, सभी सभी बढ़ें और सभी, सबका साथ सबका विकास, यही तो एक मुद्दा होना चाहिए, यही तो एक मोटिव होना चाहिए कि कोई भी पीछे ना छूटे भाई, सबको आगे लेके जाना है, कोई भी पीछे नहीं छोड़ना है। एक जो छोटा सा बच्चा है उसको भी आगे बढ़ाना है, उसको भी शिक्षा देनी है, उनको भी अच्छे संस्कार देने हैं हमको। तो यहाँ पे उस रेवेन्यू एक्सपेंशन की बात की, रेवेन्यू क्या है, पैसा है, पैसा तो सब कमाना चाहते हैं। क्लाइंट एंड इन्फ्लुएंसर, जो आपके क्लाइंट्स होते हैं, जो कंपनी से जुड़े होते हैं, उनका तो सर्विस को ध्यान रखती है कंपनी, क्लाइंट से तो सब कुछ होते हैं, ग्राहक ही तो भगवान होता है ऐसा हम कहते हैं और वही सच्चाई है। ग्राहक नहीं होगा, कस्टमर नहीं होगा, क्लाइंट नहीं होंगे तो संस्था क्या है, बेकार है, कुछ नहीं है। क्लाइंट एंड इन्फ्लुएंसर जो उनसे जुड़े हुए हैं, साथ में उनके संबंधों को अच्छा बनाएंगे। टैलेंट डेवलपमेंट एंड ब्रांड बिल्डिंग, टैलेंट को आगे निकालेंगे, टैलेंट को आगे लेके जाएंगे। यदि कोई टैलेंटेड बच्चा है, कोई टैलेंटेड आदमी है तो उसको आगे लेके आते हैं तो उससे कंपनी का भी फायदा होता है, और क्या होता है, कंपनी को भी फायदा होता है, उस इंसान को भी फायदा होता है, और सामने जो क्लाइंट जुड़े हुए जो उस कंपनी को सर्विस दे रहे हैं उनको भी फायदा हुआ, बेटर सर्विसेज वो आदमी दे पाएगा। तो टैलेंट को आगे बढ़ाना चाहिए, हम सब भी बढ़ाते हैं, गवर्नमेंट भी बढ़ाती है और कंपनियां भी बढ़ाती हैं। He will also strengthen the key market of Southeast Asia. Southeast Asia में इनकी अच्छी पकड़ है, focusing on large deals and strategic transformational engagements। कहा कि फोकस करेंगे किस पे, जो आपके आपस में एंगेजमेंट्स हैं, जो स्ट्रेटेजिक चीजें हैं उन पे फोकस करेंगे, इन सब चीजों पे ध्यान देंगे। In his most recent role, Srinivasan was the Asia leader for the financial service and insurance verticals at Infosys। Infosys का नाम मैंने पीछे दिया था, मैंने कहा था कि इन्फोसिस बहुत जबरदस्त कंपनी है, TCS का नाम दिया, इन्फोसिस का नाम दिया, तो यहाँ पे इन्फोसिस की बात की है। देखो पहले ये इन्फोसिस के साथ भी जुड़ चुके हैं, वहां भी काम किया, एशिया के रहे हैं हेड इन्फोसिस की साइड से, तो भैया बहुत इनको भी एक्सपीरियंस है। तो क्या नाम है, बद्रीनाथ श्रीनिवासन। अपॉइंटमेंट किसने दिया है, विप्रो कंपनी ने दिया है। क्या बना दिया, साउथ ईस्ट एशिया का MD बना दिया है इनको। नीति आयोग पे आ गए हैं। नेक्स्ट न्यूज आपके सामने, नीति आयोग आरबीआई रिलीजेस बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया रिपोर्ट। कहा नीति आयोग है एंड जो RMI है, इन्होंने क्या किया है, बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया रिपोर्ट इशू की है, जारी की है। कहा नीति आयोग, रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट, ये दोनों नीति आयोग एंड RMI दोनों संस्थान जो है इन्होंने रिपोर्ट इशू की है। एंड RMI has released banking on electric vehicles in India report which outlines the importance of priority sector recognition for retail lending in electric mobility ecosystem। कहा देखो
क्या हो रहा है यहाँ पे, अभी आपको जमाना जो आने वाला है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है। तो भाई आरबीआई है, साथ में आपका ये जो आरएमआई इंस्टीट्यूट है, इन्होंने एक रिपोर्ट इशू की है कि भाई जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगे कैसे आएंगे, उसको सपोर्ट किया जाए कैसे, बैंकिंग के माध्यम से, बैंक उसको फंडिंग करे, बैंक उसको फाइनेंसिंग करे, तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट में आ सकते हैं। उसी की यहाँ पे बात हो रही है कि इसको यदि हम प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में लेके आ जाएं। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या है भाई साहब, ऐसा सेक्टर जहां पे बैंकों को पैसा देना ही पड़ता है। तो मींस आरबीआई ने कुछ ऐसे सेक्टर तय किए हुए हैं जहां पे बैंक्स को पैसा लेंड करना ही पड़ता है, जैसे एग्रीकल्चर है, जैसे व्हीकल्स सेक्शन ऑफ सोसाइटी है। तो ये क्या है, प्रायोरिटी सेक्टर्स में आते हैं। खेती हो गया, जो नीचे का तबका है वो सबको बैंक को पैसा देना पड़ता है। तो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी हम पीएसएल में लेके आते हैं, ताकि क्या हो कि एक अच्छा जो फाइनेंसिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो एंड ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट में आ पाए। Report provides consideration and recommendation to inform inclusion of EV in RBI PSL guidelines। कहा कि रिपोर्ट ऐसा कह रही है कि भाई जो आरबीआई का जो ये पीएसएल का डिपार्टमेंट है, पीएसएल का जो कंसेप्ट है, इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके आना चाहिए। Banks and NBFC in India have the potential to achieve an electric vehicle financing market size of rupees 40,000 crore by 2025। कहा जो इंडस्ट्री है कितना हो जाएगी, 40,000 करोड़ का आपकी जो इंडस्ट्री होने वाली है इलेक्ट्रिक व्हीकल, कब तक, 2025 तक। तो भाई बहुत जबरदस्त यहाँ पे बूम आने वाला है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बूम अच्छा आने वाला है आपका। नेक्स्ट आपके सामने है, आपके जैसे हम आपको पता है कि आईबीटी से जोड़ने का हम आपको प्रयास करते हैं बीच बीच में। यहाँ पे आपको 20+ लाइव क्लास दी जा रही है, 50+ टेस्ट, 100+ स्टडी नोट्स। कितने पैसे में, 4499 में। फटाफट जाइए और वहां से आप बाय कर दीजिए। नेक्स्ट न्यूज पे हम बढ़ गए हैं। सिटी यूनियन बैंक लॉन्चेस सीयूबी इजी पे इंटीग्रेटेड डेबिट कार्ड इन ए फिटनेस वॉच। का जो सिटी यूनियन बैंक है उन्होंने क्या किया कि एक पे सिस्टम बनाया है, उसको क्या किया है, जो आप फिटनेस वॉच पहनते हैं उसमें डिजाइन कर दिया। भाई साहब आप घड़ी से ही पेमेंट कर दोगे, सीधा सीधा, घड़ी से फोन की आवश्यकता ही नहीं है। घड़ी से पेमेंट, जहां पे दुकान पे खड़े हो, आपको क्या चाहिए, बिस्किट चाहिए, ब्रेड चाहिए, आपने घड़ी से पेमेंट कर दिया। जबरदस्त जमाना आ रहा है भाई साहब, जबरदस्त। तो घड़ी में ही पेमेंट सिस्टम डाल दिया है सिटी यूनियन बैंक ने कि जो स्मार्ट वॉच से वहां से ही पेमेंट हो जाएगी। सिटी यूनियन बैंक इन पार्टनरशिप विद GOQII। ये क्या है, देखो GOQII क्या है कि स्मार्ट टेक एनेबल प्रिवेंटिव हेल्थ केयर प्रोग्राम है। कंपनी है, एक संस्था है जो कि स्मार्ट आपकी जो चीजें हैं वो हेल्थ से जुड़ी हुई बनाती है। GOQ आप कह सकते हैं। तो सिटी यूनियन बैंक ने गोक्यू के साथ पार्टनरशिप किया है और इसको डिजाइन किया है। और साथ में एनपीसीआई जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उनका भी आपका साथ है। हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ रुपे ऑन द गो पेमेंट सॉल्यूशन थ्रू देयर डेबिट कार्ड इन ए फिटनेस वॉच। तो कहा एक डेबिट कार्ड लगा दिया है, दे दिया है फिटनेस वॉच में। तो क्या है कि काफी अच्छा काम कर रहे हैं जो भी ये संस्थान है। सिटी यूनियन बैंक है, साथ में एनपीसीआई है, साथ में गोक्यू है। CUB Easy Pay is a payment method by City Union Bank. Now the bank has integrated this feature of debit card in a fitness watch. For this, customers need to hold this wristwatch in front of the POS device during payment, like tapping the card on POS. For payment above 5,000, customers need to tap and enter their PIN. कहा 5,000 से ज़्यादा है तो आपको पिन डालना पड़ेगा, 5,000 से कम है तो आपको वॉच में टैप करना है, बस टच करना है, इतने में पेमेंट आपकी हो जाएगी। तो अच्छा है, काफी बेटर है। नेक्स्ट आपके सामने पॉइंट आ गया है, नेक्स्ट न्यूज आपके सामने आ गई है। ₹12 करोड़ शिफंड ऑफ बाय हैकर्स फ्रॉम आंध्र प्रदेश महेश कोऑपरेटिव अर्बन बैंक। कहा देखो जो हैकर्स हैं, हैकर्स आपको पता है कि जो ऐसे गलत एलिमेंट होते हैं जिनको कंप्यूटर की अच्छी जानकारी होती है, लेकिन क्या करते हैं वो नाइट में काम करते हैं और कंपनी को डाटाबेस उड़ा देते हैं, पैसे निकाल देते हैं आपके अकाउंट से, वो हैकर्स होते हैं। हैकर्स भी कई टाइप के होते हैं, वाइट हैट हैकर होते हैं, ग्रे हैट हैकर होते हैं, ब्लैक हैट हैकर होते हैं। तो जो अच्छे होते हैं वो वाइट हैट कहे जाते हैं, जो गंदे होते हैं वो ब्लैक हैट कहे जाते हैं, जो दिन में अच्छे रात में गंदे होते हैं वो ग्रे हैट कहे जाते हैं उनको। तो ऐसे 3 टाइप के हैकर्स होते हैं जो कि कुछ अच्छे काम करते हैं और थोड़ा सा कुछ नेगेटिव भी होते हैं। तो हैकर्स ने कितना पैसा उड़ा दिया है भाई साहब, 12 करोड़ रुपए क्या कर दिए हैं, निकाल दिए हैं, खत्म कर दिए हैं, गायब कर दिए हैं। कहां से, आंध्र प्रदेश में एक छोटा सा बैंक है महेश कोऑपरेटिव अर्बन बैंक, यहां से इतना पैसा निकाल दिया है और कई अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिया इसको। क्योंकि आपका जो अकाउंट है, आपका जो पैसा है वो क्या है, आपके अकाउंट में ही तो है। अकाउंट का क्या है, पासवर्ड है, पिन है। हैकिंग हो सकता है लेकिन जो बैंक्स है, जो सिस्टम है वो उसको सेफ बनाता है, आपके पैसे को, आपकी चीजों को।
An amount of rupees 12 crore was transferred from funds of Andhra Pradesh Mahesh Cooperative Urban Bank by hackers to various other bank accounts by hacking the server of the AP Mahesh Cooperative Urban Bank. कहा देखो क्या हुआ कि यहाँ पे कहा कि जो आपका ये आंध्र प्रदेश महेश कोऑपरेटिव बैंक है, इसके अपने जो अकाउंट है वहां से पैसा निकाला और दूसरे कुछ अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया। जनता के अकाउंट से पैसा नहीं निकाला। देखो हैकर्स कितने अच्छे हैं कि जनता का नुकसान नहीं किया, किसका नुकसान किया, बैंक का नुकसान कर दिया। लेकिन बैंक भी तो क्या है, जनता के पैसे से ही चलता है। तो ये नहीं सोचा उन्होंने कि गलत तो गलत ही होता है। तो कहा कि यहाँ पे जो आपका अकाउंट है वो बैंक अकाउंट है, बैंक का डाटाबेस है, वहां से पैसा निकाल के कुछ आपके जो दूसरे अकाउंट से वहां पे भेज दिया। द अमाउंट वाज नॉट रिफंड फ्रॉम द अकाउंट्स ऑफ द कस्टमर्स, रादर इट वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द फंड्स ऑफ द बैंक। कहा कि जनता के जो अकाउंट है वहां से पैसा नहीं निकाला। कहां से निकाला पैसा, जो आपका बैंक का आपका फंड है वहां से पैसा निकाला। फर्दर द बैंक्स फंड आर इंश्योर्ड अगेंस्ट साइबर अटैक्स। कहा कि लेकिन चिंता की बात नहीं है, हमें क्या चिंता की बात नहीं है, क्योंकि जो आपका पैसा है वो सिक्योर्ड होता है किस चीज से, साइबर अटैक से। किसके द्वारा, इंश्योरेंस होती हैं कुछ कंपनियां, इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं, वो इंश्योर करती हैं आपका कि जो साइबर अटैक हो तो उस टाइम पे पैसा यदि नुकसान हो जाता है तो उसकी इंश्योरेंस होता है। The head office of Andhra Pradesh Mahesh Cooperative Urban Bank is located at Hyderabad, तेलंगाना। हेड ऑफिस कहाँ पे है, तेलंगाना हैदराबाद में हेड ऑफिस है इसका। नेक्स्ट न्यूज आपके सामने है, AIIB commits $150 million इन्वेस्टमेंट इन डाटा सेंटर्स डेवलपमेंट टू सर्व इमर्जिंग एशिया। जो AIIB बैंक है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB का नाम है। कंप्लीट नाम देखो आपको नीचे दिया है, नीचे आपको कंप्लीट नाम दे दिया है AIIB का। एंड इसने आपका जो $150 मिलियन इन्वेस्टमेंट किया है, कहाँ पे, कहा कि जो डाटा सेंटर्स बनाए जाएं एशिया में। एंड देखो डाटा सेंटर्स क्या होता है, जो स्टोरेज हाउसेस होते हैं जहाँ पे आपका डाटाबेस सेव बनाया जाता है, सेफ होता है। आपकी जीमेल पे इतना डाटाबेस है, कहाँ पे है वो, आप निकाल देते हैं, फोटोज हैं, वीडियोस हैं, ये सब चीज़ें हैं, तो कहीं तो सेफ होगा ना। आपको सेव करने के लिए डाटा क्या चाहिए, मेमोरी कार्ड चाहिए, पेन ड्राइव चाहिए, हार्ड डिस्क चाहिए। वैसे ही क्या है, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इन्होंने स्टोरेज हाउसेस बना रखे हैं बड़े बड़े, भाई साहब कई कई हजार टीवी, लाखों टीवी का इनके पास स्टोरेज हाउसेस होता है, जो क्या है डाटा सेंटर है, जहाँ पे क्या है डाटा संभाल के रखा हुआ है। तो डाटा सेंटर्स और भी बनाने चाहिए, ऐसा ही बैंक कह रही है। उसके लिए कितना पैसा दिया, 150 मिलियन इन्वेस्टमेंट किया है। कहा the Beijing based multilateral development bank AIIB will invest the fund through the Keppel Data Center Fund second। कहा जो बीजिंग का में इसका हेड ऑफिस है, इन्होंने पैसा दिया है, जो कि पैसा इन्वेस्ट होगा केपल डाटा सेंटर फंड है, उसके माध्यम से पैसा आगे इन्वेस्ट किया जाएगा। दिस इज द फर्स्ट डाटा सेंटर प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय AIIB। ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें AIIB ने फंडिंग किया है। KDFC second is a closed and private equity vehicle managed by Singapore-based financial institution Alpha Investment Partners Limited। कहा कि जो आपकी संस्था है, इसके साथ में जो अल्फा आपकी जो संस्था है वो भी आपका हिस्सा है। एंड सिंगापुर बेस्ड ये संस्था है अल्फा नाम की, जो कि ये भी इसके साथ पार्टनरशिप में यहाँ पे है। साथ में बढ़ गए हैं नेक्स्ट आपके सामने BRO। नेक्स्ट न्यूज आपके सामने है, BRO कंडक्ट्स फाइनल ब्लास्ट कंक्लूडिंग ऑल एग्जामिनेशन ऑन सेलर टनल प्रोजेक्ट। कहा जो BRO है, BRO क्या है देखो नीचे दिया है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन आप कहते हैं उसको, BRO को यहाँ पे दिया है देखो, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने आपका फाइनल एक ब्लास्ट किया है, धमाका किया है, जिससे कि क्या है जो टनल आपकी बना रहे थे वो आपकी सक्सेस हो गई है, कामयाब हो गई है, जो टनल है वो कंप्लीट हो गई है। The final blast of 980 meter long Sira tunnel has been conducted by DG of Border Roads Lieutenant General Rajiv Chaudhary through e-ceremony from New Delhi। कहा नई दिल्ली से ये आपका समापन हुआ एंड जो हेड है राजीव चौधरी, उन्होंने बटन दबा के उस ब्लास्ट को संपन्न किया एंड उसके माध्यम से आपका जो टनल है वो कंप्लीट हो गया। दिस मार्क्स द कल्मिनेशन ऑफ एग्जामिनेशन वर्क्स ऑन द कंप्लीट सेलर टनल प्रोजेक्ट। जो ये प्रोजेक्ट चल रहा है, कौन सा प्रोजेक्ट का नाम क्या है, सेलर टनल प्रोजेक्ट नाम है, जिसमें कि ये प्रोसेस आपका जो टनल बनाने का प्रोसेस है वो चल रहा था, जो कि कंप्लीट हो चुका है। दिस फीट हैज बीन अचीव्ड बाय BRO। ये जो आपकी अचीवमेंट है, BRO एक संस्था है जो कि सड़कें बनाती है बॉर्डर पे, इंडिया के जो भी बॉर्डर्स है वहाँ पे सड़कें बनाती है, ये संस्था का नाम है। इट इज लोकेटेड इन वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये सड़क कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कामेंग डिस्ट्रिक्ट में है। Once completed, it will be the lifeline as it will provide all weather connectivity to Tawang।
कहा कि तवांग तक जोड़ती है ये, एंड चाहे कैसा भी मौसम होगा, सर्दी हो, आंधी हो, तूफान हो, वहां पे इस टनल के माध्यम से आसानी से पहुंचा जा सकेगा। आ गए हैं नेक्स्ट न्यूज आपके सामने है, नाटो पार्टनर्स कमेंस 12 डे मैरीटाइम ड्रिल्स इन मेडिटेरियन सी। नाटो ने आपका जो क्या है हिस्सा लिया है, नाटो ने एक जो युद्ध अभ्यास है, युद्ध अभ्यास संपन्न किया, कहां पे, मेडिटेरियन सी में संपन्न किया। कितने दिन का, 12 दिन का ये युद्ध अभ्यास है, वो आपका अभी संपन्न नहीं हुआ है, अभी कंटिन्यू है, प्रोसेस में चल रहा है। 4 फेब को संपन्न हो जाएगा। देखो यहाँ पे दिया है कि कब होगा ये, कंक्लूड कब होगा, 4 फेब को कंप्लीट हो जाएगा। इसका नाम क्या है, देखो नेपच्यून स्ट्राइक 22। नाटो का नाम क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये नाटो का नाम है। एंड जो नाटो है देखो क्यों बना है, किस चीज के लिए बना है, ताकि सिक्योरिटी रहे किन देशों की, 27 यूरोपियन कंट्रीज है इसके नाटो के मेंबर, 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है, 1 यूरोप एशिया से कंट्री है जो कि इसके मेंबर हैं, जिनकी सिक्योरिटी नाटो करता है। तो इन्होंने अभी युद्ध अभ्यास किया नेवी का, एंड उसका नाम क्या है, नेपच्यून स्ट्राइक 22। एंड कब संपन्न होगा, 4 फेब को ये खत्म हो जाएगा। जो भी चल रहा है 12 दिन का अभ्यास चल रहा है, तो जिसमें क्या है, युद्ध की प्रैक्टिस चल रही है कि भाई कभी कोई दिक्कत आए तो युद्ध कर सके, कोई भी दिक्कत सेना को ना हो, जो नाटो की सेना है। नेक्स्ट न्यूज आपके सामने आ गया है, टाटा मोटर्स टू बी टाइटल स्पॉन्सर फॉर टेनिस टूर्नामेंट महाराष्ट्र ओपन। टाटा जो है वो स्पॉन्सरिंग कर रहे हैं किसको, जो टेनिस टूर्नामेंट है महाराष्ट्र में, जो टेनिस टूर्नामेंट जो महाराष्ट्र का है, उसमें आपका जो स्पॉन्सर है टाटा बन गए हैं। आपको पता है टाटा तो काफी अच्छा काम कर रहे हैं, एयर इंडिया को भी बाय कर दिया था, वो भी यहाँ पे देखो कुछ न्यूज आगे दी हुई है। तो एयर इंडिया 18,000 करोड़ में टाटा ने बाय की थी, तो टाटा काफी अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए। यहाँ भी देखो यहाँ पे स्पॉन्सर बन गए हैं वो। टाटा मोटर्स विल बी द स्पॉन्सर ऑफ द टाटा ओपन महाराष्ट्र टेनिस टूर्नामेंट फॉर द 4th consecutive ईयर। चौथा साल लगातार ये आपके फाइनेंसिंग कर रहे हैं, स्पॉन्सर बन गए हैं उसके। द टूर्नामेंट शेड्यूल फ्रॉम 31 जैन टू 6 फेब। टूर्नामेंट कब से कब तक होगा, 31 जैन से लेकर 6 फेब तक टूर्नामेंट संपन्न होगा। कहाँ पे, बालेवाड़ी स्टेडियम है महाराष्ट्र में, वहां पे ये टूर्नामेंट संपन्न होगा। इट इज साउथ एशिया ओनली एटीपी टूर्नामेंट एंड इंडियाज ओल्डेस्ट इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट। कहा कि देखो साउथ एशिया का क्या है, ओनली एटीपी टूर्नामेंट है, टेनिस का अकेला टूर्नामेंट है साउथ एशिया का, एंड इंडिया का जो है काफी पुराना ये टूर्नामेंट है। द 4th एडिशन ऑफ द टूर्नामेंट इज ऑल सेट टू मेक इट्स रिटर्न आफ्टर ए 1 ईयर ब्रेक ड्यू टू द पेंडेमिक। कहा कि ये चौथा संस्करण अभी हुआ है, एंड ये आपका 1 साल बीच में क्या था, बंद हो गया था, नहीं हो पाया था, संपन्न नहीं हो पाया था, क्योंकि कोविड की वजह से नहीं हो पाई थी चीजें। आ गए हैं नेक्स्ट आपके सामने, इंडिया को फ्रांस साइन एमओयू विद स्कोप फॉर कोऑपरेशन इन हेल्थ रिसर्च। इंडिया ने फ्रांस के साथ टाइप किया है, समझौता किया है, ताकि जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं उनको बेहतर बनाया जा सके। तो देखो स्वास्थ्य की सुविधाएं क्या है, आपको पता है कि आपकी जो वैक्सीन आपको दी जाती है, साथ में दवाई आपको दी जाती हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इन सबको बेटरमेंट यहाँ पे बनाने के लिए किया है। The MOU was signed between Council of Scientific and Industrial Research CSIR। इंडिया का जो संस्थान है वो कौन सा है, CSIR है, इसने टाइप किया है, इसने साइन किया है। एंड फ्रांस का जो कौन सा संस्थान है, इंस्टीट्यूट पास्चर, ये फ्रांस का संस्थान है। तो दोनों इन संस्थानों ने इंडिया की साइड से आपका समझौते किए हैं। साथ में देखो मुद्दा क्या है, ताकि मुद्दा ये है कि आपका जो सभी की सेहत अच्छी रहे, साथ में दुनिया में जितनी भी आपकी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो बेहतर हो सके। ऐसा नहीं कि इंडिया में ही स्वास्थ्य अच्छा हो, फ्रांस में ही स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हो, दुनिया में सभी को, सभी जितनी भी जनता है, सभी का जो हेल्थ है वो अच्छा होना चाहिए। आ गए हैं नेक्स्ट आपके सामने, जैसे मैंने कहा था देखो एयर इंडिया की यहाँ पे बात है, हवाई जहाज यहाँ पे उड़ रहा है आपके सामने, देखो एयर इंडिया उड़ रही है, टाटा की साइड में उड़ के पहुंच गई है। समझते हैं क्या न्यूज है, टाटा ग्रुप ऑफिशियली टेक्स ओवर एयर इंडिया ऑपरेशंस आफ्टर 69 इयर्स। 69 सालों के बाद, 69 इयर्स के बाद जो आपका ऑपरेशन है वो टाटा के पास आ गए हैं। पहले भी मीन्स 69 इयर्स पहले टाटा के पास कुछ शेयर था इसका, लेकिन अभी फिर से टाटा के पास आ गई है। गवर्नमेंट ने एयर इंडिया टाटा को सौंप दी है कि भाई आप संभालिए इसको, अब क्या है आप ही देखिए इसको। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ऑफिशियली हैंडेड ओवर इंडियाज फ्लैग कैरियर एयर इंडिया टू टाटा सन्स लिमिटेड ऑलमोस्ट 69 इयर्स आफ्टर एक्वायरिंग द कॉन्ग्लोमरेट। कहा देखो पीछे जो आपका डॉक्यूमेंटेशन हो गया था ऑफिशियली अभी संपन्न, उसको उनको समर्पित कर दिया गया है कि आप संभालिए चीजों को। तो ऑफिशियली अभी जो आपका ट्रांसफर हुआ है सब कुछ वो अभी हुआ है, लेकिन आपका 2-3 महीने पहले डॉक्यूमेंट साइन हो गए थे। कितने पैसे में हुए थे, 18,000 करोड़ में टाटा ने बाय किया था एयर इंडिया को। तो 18,000 करोड़ में आपकी पूरी एयर इंडिया उनके पास आ गई है। तो यदि इतना पैसा आपके पास होता तो आप भी तो बाय कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी अमाउंट है, 1 करोड़ ही बहुत बड़ी अमाउंट होती है ना। आपके बीसी में जाते हो तो कितना पैसा जीत के जाता है, जैसे कि या तो 1 करोड़ या 7 करोड़, तो ये तो छोटी सी अमाउंट है, लेकिन यहाँ पे तो बहुत बड़ी अमाउंट है।
तो ये तो बिजनेसमैनों के पास ही हो सकती है, हम जैसे आप जैसे जो आम इंसान है उनके पास नहीं हो सकती। बिजनेस तभी तो नाम है, बिजनेस करना चाहिए ताकि आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सको, साथ में बहुत सारे आदमियों को भी एम्प्लॉयमेंट दे सको। समझते हैं आगे क्या है। द ट्रांजेक्शन कवर्स 3 एंटिटीज, एयर इंडिया एक्सप्रेस एंड एयर इंडिया साइट्स। तो जो आपका ट्रांजेक्शन हुआ है उसमें कौन कौन सी संस्थाएं, देखो एयर इंडिया के शेयर्स हैं, साथ में एयर इंडिया एक्सप्रेस के भी हैं, एयर इंडिया साइट्स के भी हैं। तो ये आपका तीनों संस्थाओं का जो आपका जो चीज डॉक्यूमेंटेशन है, जो आपका टेक ओवर है वो हो चुका है, टाटा के पास आ गया है। आ गए हैं नेक्स्ट आपके सामने है सुष्मिता सेन, बहुत बड़ी फेमस एक्ट्रेस इंडिया की, उनसे जुड़ी कुछ न्यूज आपके सामने है। सुष्मिता सेन विंस इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड। तो सुष्मिता सेन को आपको कौन सा अवार्ड मिला है, इंटरनेशनल जो आपका एसोसिएशन है उन्होंने अवार्ड दिया है, वर्किंग वुमेन अवार्ड दिया गया है कि भाई काम करने वाली बेहतर इंसान है वो, अच्छा काम कर रही हैं। कौन सी सीरीज के लिए इनको दिया गया है, आर्या 2 नाम से सीरीज आई थी जिसको डायरेक्ट किया था राम माधवानी ने, इसके लिए दिया था। और सीरीज कहाँ पे आई थी, डिज्नी एंड हॉटस्टार पे आई थी, तो उसके लिए इनको दिया है। और सम्मान कैसे दिया है, ये अवार्ड कैसे दिया, देखो वर्चुअली दिया गया है। आप आज के टाइम में जितने भी आपके अवार्ड्स हैं, जितनी भी सेरेमनी है, जितने भी आपकी मीटिंग से कैसे हो रही है, वर्चुअली हो रही है। बस एक चीज आपकी क्या हो रही है, ऑफिशियली हो रही है, फिजिकल हो रही है। वो कौन सी, वो क्या है, नेताओं की रैलियां भाई साहब फिजिकल हो रही है ना, वो बंद नहीं हो रही है, वो वर्चुअल नहीं हो रही है। बाकी सब क्या है, यूट्यूब पर सब कुछ हो रहा है, साथ में आपका जो प्लेटफॉर्म है, सॉफ्टवेयर है, वहाँ पे सब कुछ हो रहा है। बस नेताओं की जो रैलियां हैं वही आपका फिजिकल हो रही है, चाहे यूपी हो, पंजाब हो, गोवा हो, उत्तराखंड हो, सभी जगह नेता धमा चौकड़ी मचा रहे हैं कि हमें अपनी पार्टी को जिताना है, हमें भी जिताना है, हमें भी जिताना है। अब समय बताया कि कौन कौन जीतता है। आ गए हैं वापस। तो यहाँ पे मुद्दा क्या था, न्यूज क्या थी, सुष्मिता सेन जीती हैं कौन सा अवार्ड, वर्किंग वुमेन अवार्ड जीती हैं। एंड किस सीरीज के लिए जीता है उन्होंने, आर्या 2 सीरीज के लिए जीता है, जिसको डायरेक्ट किया है राम माधवानी ने। एंड जो अवार्ड है कैसे हुए, वर्चुअली हुए, कब से कब तक, 16 से 30 जन को ये संपन्न हुए हैं। एंड देखो यहाँ पे दिया भी है कि यहाँ पे जो आपका जो अवार्ड है वो कौन देता है, DCSAF जो संस्थान है वो देता है। कहाँ का है, US वाशिंगटन DC का संस्थान है जो कि अवार्ड्स को देता है। आ गए हैं नेक्स्ट आपके सामने, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अनाउंस्ड ICC अवार्ड 2021। ICC ने भी अवार्ड दे दी है 2021 के। अब देखो कौन कौन बेस्ट रहा, कौन कौन बेस्ट मेल रहा, कौन कौन बेस्ट फीमेल रहा, वो सब यहाँ पे दिया है। देखो यहाँ पे कहा कि क्रिकेटर ऑफ द ईयर, वुमेन्स में क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको दिया है, स्मृति मंदाना को दिया। ये ध्यान रखना, स्मृति मंदाना बहुत फेमस हो गई, राष्ट्रीय भी 2021 में। टेस्ट मैच में कौन सा टेस्ट मैच, जो पिंक बॉल पे टेस्ट मैच रहा, उसमें सेंचुरी ठोक दिया स्मृति मंदाना ने। तो भाई सब नाम हो गया पूरे देश में, पूरी दुनिया में। पिंक जो डे नाइट टेस्ट मैच होते हैं वहां पे क्या किया उन्होंने, 100 लगा दिया, तो वो उनको वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर अभी घोषित किया है ICC की साइड से। एंड स्मृति मंदाना को दिया गया है। साथ में मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको दिया है, शाहीन अफरीदी कहाँ के हैं, पाकिस्तान के हैं। साथ में ICC अंपायर ऑफ द ईयर किसको दिया है, मैरिस इरासमस को दिया है। साथ में ICC मेंस T20 क्रिकेटर किसको दिया है, मोहम्मद रिजवान को दिया है, पाकिस्तान के हैं। साथ में वुमेन्स T20 क्रिकेटर किसको दिया है, टैमी बियोमॉन्ट को दिया है, जो कहाँ की है, इंग्लैंड की हैं। आपको चारों पांचों पॉइंट याद रखने हैं। और यदि चारों पांचों आपको याद नहीं होते, समस्या होती, तो स्टार्टिंग के एक दो आप याद कर देना, स्मृति मंदाना वाला पॉइंट आपको एग्जाम में दिखाई देगा। ICC वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन किसको दिया गया। आते हैं नेक्स्ट न्यूज आ गई है, ओलंपियन नीरज चोपड़ा ऑनर्ड विद परम विशिष्ट सेवा मेडल। कहा आपको नीरज चोपड़ा मेरे भाई हैं, मैं क्या हूँ, नीरज शर्मा हूँ ना। तो नीरज चोपड़ा भी यहाँ पे आपको पता है देश में नाम कमाया, जबरदस्त नाम कमाया। क्या नाम कमाया आपने पता है, ओलंपिक में क्या किया, गोल्ड मेडल जीता भाई साहब। जैवलिन में सबसे ऊपर मुकाम, दुनिया में सबसे बेस्ट हो गए भाई साहब, नाम कमा दिया, देश का नाम उठा दिया। तो नीरज चोपड़ा ने सम्मान दिया, अब उनको सम्मान दिया गया, कौन सा मेडल दिया, देखो परम विशिष्ट सेवा मेडल गवर्नमेंट ने उनको दिया है। तो आपको पता है कि राष्ट्रीय अगस्त के आसपास इन्होंने मेडल जीता था ओलंपिक्स में इंडिया के लिए। तो अभी इनको कंटिन्यू जो सम्मान है वो दिए जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि देखो पीछे सम्मान नहीं दिए गए, पीछे भी सम्मान दिए गए। कौन से, देखो अर्जुन अवार्ड इन्होंने जीता 2018 में, विशिष्ट सेवा मेडल इन्होंने जीता 2020 में। तो इनके पास पहले से भी अवार्ड मौजूद थे, ऐसा नहीं है कि 2021 में ही हो गए हैं, एकदम से नाम कमा दिया। 2018 से भी इनके पास देखो अवार्ड था, 2020 में भी अवार्ड आया इनके पास, 21 में तो इन्होंने जीता ही जीता। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना, नीरज चोपड़ा को कौन सा मेडल दिया, अभी परम विशिष्ट सेवा मेडल दिया है इनको भाई साहब को। तो देश के लिए बहुत बड़ा सम्मान उन्होंने क्या बनाया है, किया है।
नेक्स्ट आपकी न्यूज आपके सामने आ गई है 26 जनवरी से जुड़ी न्यूज है। अभी आपको पता है 26 जनवरी रिपब्लिक डे हमने मनाया, उससे जुड़ा इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। कहा 73rd नंबर का, आपको ध्यान रखना कौन से नंबर का मनाया है, 73rd, 26 जनवरी 2022 को। आप सोच रहे होंगे कि भाई ये कैसे हो गया कि हम तो आजाद हुए 1947 में, 73वां कैसे हो गया ये। तो भाई जो आपका 26 जनवरी है वो 1950 से काउंट होती है। ध्यान रखना कि कॉन्स्टिट्यूशन कौन से डेट को अप्लाई हुआ, 26 जनवरी 1950 को। तो जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हुआ वहां से ये डेट काउंट होती है, वहां से ये ईयर काउंट हो रहे हैं। ये रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस है। आप कह सकते हैं कि भाई जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन देश पे अप्लाई हुआ 26 जनवरी 1950 को हुआ, तो 73वां मनाया है हमने। एंड उसके बारे में देखो इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है। हमने क्या किया अभी 75 आपके जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो उड़ाए, एक साथ आपका शो किया, उसमें 75 एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स को उड़ाया हमने। काफी बड़ा एक शो था ये। साथ में 1000 आपके जो ड्रोन्स हैं, और ड्रोन्स कैसे बने हैं, इंडिजीनियस बनाए गए हैं, स्वदेशी ड्रोन्स हैं, इंडिया ने खुद बनाए हैं। 1000 ड्रोन्स का शो किया आपके जो आसमान में, स्काई में 1000 ड्रोन्स ने क्या किया, राइटिंग किया। साथ में बीटिंग द रिट्रीट आपका सेरेमनी हुआ। साथ में आपका क्या हुआ, यहाँ पे 480 डांसर्स ने यहाँ पे डांस किया। तो ये कुछ मेन आपकी फंक्शंस रहे 26 जनवरी 2022 में। कौन सा हमारा था ये, 73rd रिपब्लिक डे था। ये आपको नंबर ध्यान रखना है, 73rd आपको ध्यान रखना है, 73rd आ गए हैं आपके सामने, क्विज आपके सामने आ गए हैं। जैसा कि आपको पता है कि अब होगा आपका टेस्ट कि भाई आपने कितना सुना, कितना समझा, कितना सीखा। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, डैश विंस इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड। तो सुष्मिता सेन को दिया गया है, ए ऑप्शन में यहाँ पे सुष्मिता सेन दी हुई, अभी हमने समझाया पीछे। इंडिया सेलिब्रेट, मैंने कहा कौन सा, देखो 73वां, वही तो यहाँ पे दे दिया है, क्वेश्चन एज इट इज आ गया है, बी ऑप्शन में 73rd दे दिया है। नेक्स्ट है साउथ मोबंग बिकम्स डैश फर्स्ट ओडीएफ प्लस विलेज, कहाँ का है, मिजोरम का है भाई, मिजोरम, डी ऑप्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ गया, डैश इज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्राइज चिल्ड्रंस वर्ड ऑफ द ईयर। हमने कहा था एनएक्साइटी, बहुत भाई घबराहट हो रही है, ये हो गया वो हो गया, सी ऑप्शन एनएक्साइटी दिया हुआ है यहाँ पे। 5 पे आ गए हैं, डैश गेट्स इट्स फर्स्ट एवर साइंटिफिक बर्ड एटलस, किसके पास आई है, सी ऑप्शन केरल के पास आ गई है। एंड उसके बाद आ गया है 6 क्वेश्चन आपके सामने, विनोद राय अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ डैश यूनिटी फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक के अध्यक्ष को बनाया गया था, जो हमने पीछे पढ़ा था। डैश लॉन्चेस सीयूबी इजी पे इंटीग्रेटेड डेबिट कार्ड इन फिटनेस वॉच, फिटनेस वॉच में पेमेंट का सिस्टम डिजाइन कर दिया भाई साहब, कौन सी बैंक ने, सिटी यूनियन बैंक ने, सिटी यूनियन बैंक, सीयूबी, बी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। 8 पे आ गए हैं, इंडिया रैंक्स डैश ऑन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स फॉर 2021, एक रैंक इंप्रूवमेंट किया था हमने, ये हमने पढ़ा था कि एक रैंक अच्छा हो गया है। मैंने कहा था कि कितना हो गया है, 85 हो गया है, पहले कितना था, 86 था। तो ये पहले वाला 86 है, लेकिन अभी कितना है, 85 है। अभी वाला पूछा है 85 है, अभी वाला कितना है, 85 है। किसने टॉप किया है, डेनमार्क है, नॉर्वे है, स्वीडन है, इन्होंने सबने टॉप किया है। इंडिया के पॉइंट कितने थे, 40 पॉइंट थे, 40 पॉइंट के साथ में 85 रैंक इंडिया का आया है, जो करप्शन इंडेक्स है इंडिया का। ये आपको ध्यान रखना, 8वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, पूरे साल जितने भी आपके एग्जाम होंगे सभी में आएगा। 9 पे आ गए हैं, डैश पार्टनर्स कमेंस 12 डे मैरीटाइम ड्रिल्स इन मेडिटेरियन सी, नाटो ने किया था, नाटो डी ऑप्शन दिया है। नाटो का नाम क्या था, नॉर्दर्न अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कितने मेंबर थे वहां पे, 27 आपके यूरोपियन कंट्रीज थे, 2 आपके कहाँ के थे, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से थे, एक आपका यूरेशिया से था। ये आपके मेंबर्स थे नाटो के, जो हमने बात की। इन्होंने युद्ध अभ्यास किया है कहाँ पे, मेडिटेरियन सी में। मेडिटेरियन सी कहाँ पे है, जो आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, जो आपका यूरोप है, यहाँ पे इसके आसपास है, कई सारे देशों के साथ आपकी सीमा लगती है मेडिटेरियन सी। हिंदी में आप कह सकते हो भूमध्य सागर, हिंदी में क्या कह सकते हो, भूमध्य सागर। हिंदी भी आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, भूमध्य, भू का मध्य, भू माने भूमि, भूमि का मध्य, भूमि का बीचों बीच, वही मेडिटेरियन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 10 आपके सामने है, डैश टू बी टाइटल स्पॉन्सर फॉर टेनिस टूर्नामेंट महाराष्ट्र ओपन। टाटा की बात की थी हमने, टाटा भाई स्पॉन्सर कर रहे हैं, चौथे साल कॉन्सिक्यूटिव आपका स्पॉन्सरिंग किया है। तो आपके टाटा यहाँ पे कौन सा दिया है, देखो यहाँ पे टाटा दिया है सी ऑप्शन में, तो सी आपका टाइटल, आपके टाटा जो है वो आपके स्पॉन्सरिंग कर रहे हैं, जो महाराष्ट्र में टेनिस का टूर्नामेंट चल रहा है। तो ये हम आपके लिए कुछ करंट अफेयर्स लेके आए थे 24 से 30 जन, लेकिन
कल या परसों में आपके एक या नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे आपके लिए बजट आज आपका आ जाएगा। तो आज 1 फैब है, 1 फैब को देश का बजट आता है, तो बजट से जुड़ा हुआ भी हम आपके लिए सेशन लेके आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि बस करंट अफेयर्स ही आएंगे, बाकी जितना भी आपके लिए कंटेंट चाहिए आपको दिया जाएगा, आपको पढ़ाया जाएगा। चाहे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, सब पढ़ेंगे। बस आप पढ़ते रहिए, जो आपको पढ़ाया जाए उसको जाके पढ़िए। जब तक आप खुद से जाके नहीं पढ़ेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो नेक्स्ट टाइम हम बजट को लेके आएंगे। आज उतना ही, थैंक यू। मैम कुछ खाने पीने को है? सर ये क्लास वाले लगते सर यहाँ पर हाँ पेंटिंग तो अच्छे लगे हुए सर के पीछे। हाँ